तो फिल्म की शुरुआत में हमें आरिस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा दुखी थी। अभी कुछ ही अरसा पहले उसके बेटे की मौत हुई थी, जिससे उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी रुक सी गई है। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे थे। एक अंधेरी रात में जब सब सो रहे थे तो वह एक छोटी सी नाइफ अपने पॉकेट में डालती है और एक कार लेकर घर से निकल जाती है। सुबह होने पर वो कुछ पहाड़ों के पास आई जहां पर उसके बेटे को दफनाया गया था। अपने बेटे से वो कुछ इमोशनल बातें कहती है। अब अपनी लाइफ से खुश नहीं, वो चलते हुए पहाड़ी के किनारे पे आ जाती है और वहां से जंप करने ही वाली होती है कि यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो समझ गया था कि आरिस अपने आप को खत्म करना चाहती है। उसको बचाने की और उसके माइंड को चेंज करने की वो कोशिश करता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। उसे बताता है कि मेरा नाम रिचर्ड है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस मैं तुमसे मरने से पहले 2-4 बातें करना चाहता हूं। वो उसे एक लड़के की कहानी सुनाता है जो बहुत ही जिंदा दिल था। उसे कार्स में और हर उस चीज में इंटरेस्ट था जो किसी भी जवान लड़के की जिंदगी में एक्साइटमेंट ला सकता था। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो तो बच गया, लेकिन उसकी फ्रेंड मारी गई और इस सपने ने उसको कई महीनों तक जकड़े रखा। लेकिन जब वो उससे वापस आया तो उसने रियलाइज किया कि उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती है और उसके ठीक होने का इंतजार कर रही थी। उसे तब एहसास हुआ कि वो अपनी लाइफ को रोककर कितना गलत कर रहा था। वो आरिस से कहता है, इस कहानी का मकसद बस इतना बताना है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, बस कुछ कमजोर लम्हे हमें यहां तक ले आते हैं। अब तुम चाहो तो मर सकती हो, मैं जा रहा हूं। यह कहने के बाद वह चला गया, लेकिन उसकी बातें आरिस पे असर कर गई थी। उसने भी मरने का इरादा छोड़ा और वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गई। यहां जाकर उसने देखा कि रिचर्ड ने गाड़ी उसके बिल्कुल साथ ही पार्क की हुई थी, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोल पाई। अब रिचर्ड अपनी गाड़ी से एक अम्ब्रेला लेते हुए उसके पास आया। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं दरवाजा खोलने में। यहां आरिस को एक बात अजीब लगी कि वो इतनी धूप में भी अम्ब्रेला लेकर क्यों आया था। वो इस अम्ब्रेला से आरिस के ऊपर हमला कर देता है और पता चलता है यह एक इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला थी, जिससे आरिस को बुरी तरह शॉक लगा और वह वहीं पर बेहोश होके गई। उसे थोड़ा बहुत जो होश था उससे उसे बस यह महसूस हो रहा था कि रिचर्ड उसके हाथ पांव बांध रहा है, जिसके बाद वह उसे उठाकर अपनी गाड़ी में फेंक देता है। होश आने पर आरिस रिचर्ड से बात नहीं करती, बल्कि होशियारी दिखाते हुए अपनी स्मार्ट वॉच से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है और यह चीज रिचर्ड को पता चल जाती है और वह उसे कहता है, जितनी भी कोशिश कर लो यहां कोई सिग्नल नहीं है, तुम किसी को मदद के लिए नहीं बुला पाओगी। अब इस आइडिया ने तो उसके काम किया नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है। उसने रात में अपनी पॉकेट में एक नाइफ भी रखी थी। वह चुपके से उसे निकालती है और उससे अपने हाथों की टाई को काटने की कोशिश करती है। इस दौरान आवाज भी हो सकती थी, तो वह कंटिन्यूस रिचर्ड से बातों में लगी रही। अपने हाथों को आजाद करवाते ही वह बिना वक्त जाया किए रिचर्ड के ऊपर भी हमला कर देती है। उसके हमला करने से रिचर्ड की कार का बैलेंस भी खराब होता है और उनका एक ट्रक से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में दोनों को चोटें आई थी। वो यहां पे भी रिचर्ड से बचना चाहती थी। वो फौरन सीट बेल्ट की हेल्प से रिचर्ड का गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड अपने आप को बचा लेता है। आइरिस एक तीसरी मर्तबा उसके ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से यह दोनों ही गाड़ी से एक झटके से बाहर निकलती है। आइरिस ने रिचर्ड के ऊपर अब चाकू दाना हुआ था, तो रिचर्ड ने कहा, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूं कि इतनी आराम से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। असल में मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन लगा दिया है, जिसकी वजह से 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। चलना फिरना भागना तो क्या तुम बोल भी नहीं पाओगी, और इतने टाइम में तुम जो कुछ करना चाहती हो कर सकती हो। रिचर्ड की बातों ने अब उसे सच में बहुत ज्यादा डरा दिया था। वो जितना तेजी से हो सकता था उतना तेजी से जंगल की तरफ भागती है, लेकिन भागते भागते अब उसे सच में फील होने लगा था कि उसके पांव काम करना बंद कर चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगे भी काम करना बंद कर देती हैं और वह चलने से रेंगने लग जाती है। रिचर्ड भी अब उसे ढूंढता हुआ उसके करीब आ गया था। उससे बचने के लिए वो एक दरख्त की छाल के नीचे छुप गई, जहां से उसके ऊपर एड़ियां चढ़ने लगी और डर से उसने चीख मार दी। और ऐसे रिचर्ड को उसका पता चल गया। अपने आप को रिचर्ड से बचाने के लिए वो किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए एक नदी के अंदर बहा लेती है। रिचर्ड दूर से आवाज लगाता है कि यह तुम गलत कर रही हो, तुम तैर नहीं पाओगी, डूब जाओगी, मर जाओगी। लेकिन आरिस उसकी बातों को अनसुना कर देती है। वो सच में तैर नहीं पा रही थी, लेकिन पानी के बहाव से वो झरने के दूसरी तरफ पहुंच गई। यहां से किनारा पास था। उसने देखा कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट था। पूरी बॉडी पैरालाइज होने में अपनी पूरी ताकत लगाते हुए वह किनारे तक आई। सामने उसे एक फार्म हाउस दिखा। उसने अपनी पूरी कोशिश की उस फार्म हाउस तक पहुंचने की, लेकिन उससे पहले ही वह गिर गई। वो अब ना चल पा रही थी, ना हिल पा रही थी, ना बोल पा रही थी। जो उसके कंट्रोल में था सिर्फ आंख हिलाना। काफी देर यहां पड़े रहने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो यहां इस फार्म हाउस में काम कर रहा था, वो उसे नोटिस कर लेता है।
वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन आरिस उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। अब डोल्ड मैन उससे छोटे छोटे सवाल करता है, जिस तरह, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? क्या तुम मुश्किल में हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? आरिस इन सवालों के जवाब देने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है। हाँ, बोलने के लिए वह एक मर्तबा पलक झपकाती है और ना बोलने के लिए 2 मर्तबा। इस तरह उसकी बातें समझते हुए ओल्ड मैन उसकी मदद को तैयार हो जाते हैं और उसे एक ग्रास ट्रॉली में लिटाते हुए अपने घर के अंदर ले आते हैं। अभी वे घर आए ही थे कि अचानक से उनके घर का दरवाजा बजने लगा। आई समझ गई कि बाहर रिचर्ड ही होगा। वो बार बार अपनी आंखें चिपकाकर ओल्ड मैन को यह बताने की कोशिश करती है कि मुझे उस आदमी से खतरा है। लकीली ओल्ड मैन ने भी उसकी बात समझ ली और उसे सोफे के पीछे छुपा दिया। जब यहाँ का दरवाजा खुला तो देखा गया कि सच में रिचर्ड ही आया था, जो आते ही एक नया ड्रामा करना शुरू कर देता है। वो रोने लग जाता है इस ओल्ड मैन के सामने और उसे बताता है कि मेरा बेटा मर गया है, जिसकी वजह से मेरी वाइफ सदमे में चली गई है। उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। वो कहाँ गई? ओल्ड मैन पहले पहले तो उसकी बातों में नहीं आया और मैंने उसे कहा, तुम अपनी वाइफ को कॉल करके देख लो। तो रिचर्ड झूठ बोल देता है कि मेरा फोन तो रास्ते में ही कहीं गिर गया है। उसके ये झूठे मोटे आंसू देखकर ओल्ड मैन भी कहीं ना कहीं उसकी बातों में आने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी पॉकेट से उसका फोन बच गया। ये ओल्ड मैन उसका झूठ पकड़ लेता है। तो अब रिचर्ड भी अपना असली चेहरा ओल्ड मैन को दिखा देता है। ओल्ड मैन से कहता है, ठीक है, अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो सच सच बता दो, तुमने आरिस को देखा है या नहीं? ये ओल्ड मैन उसे भगाने के लिए पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है, लेकिन रिचर्ड उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये ओल्ड मैन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ओल्ड मैन ने उससे अच्छा मुकाबला किया और उसे खूब पीटा, यहां तक कि रिचर्ड की ताकत आधी रह गई। वो रिचर्ड को नीचे गिराते हुए पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी रिचर्ड के हाथ एक चाकू लग गया, जिससे उसने ओल्ड मैन की टांग के अंदर स्टैब कर दिया। कराते हुए जैसे ही ओल्ड मैन नीचे गिरा तो रिचर्ड ने उसके पांव से वही चाकू निकालकर उसके पेट में बुरी तरह स्टैब करके घुमा दिया और डेथ से कराता ओल्ड मैन वहीं पर मर गया। आरिस सोफे के पीछे से अपनी आंखों से यह सब देखती रह गई। जो हुआ था बहुत बुरा हुआ था। यह ओल्ड मैन उसकी वजह से मारा गया था। अब क्योंकि रिचर्ड फंस चुका था, उसने एक मर्डर कर लिया था। इन सारी चीजों को छुपाने के लिए वह केरोसिन ऑयल से भरी हुई पूरी कहानी इस घर में डाल देता है और यहां से इस घर को चलाकर बाहर निकल जाता है। आरिस जिंदा थी, वो जिंदा जलना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने बहुत मुश्किल से अपनी एक उंगली हिलाई और विंडो की ग्रिल में डालकर उसे खोलने और बंद करने लग गई। बाहर से रिचर्ड यह सब नोटिस कर लेता है। वो देख लेता है कि अंदर कोई जिंदा है। जो भी था वो उसके लिए खतरा हो सकता था। जाकर उसने देखा, यह तो आरिस ही थी। रिचर्ड उसे उठाकर अब एक ट्रक में लाकर बिठा देता है। यह ट्रक उस ओल्ड मैन का ही था, अपनी कार्स। तो यह लोग काफी दूर छोड़ आए थे, तो यहां से जाने के लिए यह लोग ट्रक का ही इस्तेमाल कर रहे थे। आरिस खामोश थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो सुन सकती थी। रिचर्ड को उसकी बेटी की कॉल आती है तो उसे बताती है, डैड मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, इसीलिए मैं और मॉम आपके पास आने वाले हैं। रिचर्ड उसे कहता है, नहीं, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तुम लोग मेरे पास नहीं आ सकते। लेकिन अब उसकी बेटी बहुत ज्यादा जिद कर रही। वो उसकी बात नहीं मानते और उसे बता देते हैं कि हम तो घर आने वाले हैं। इस चीज से रिचर्ड बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इसी टेंशन में उसका एक्सीडेंट भी होते होते रहता है और इससे भी ज्यादा बुरा काम उसके साथ यह होता है कि उसकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल डलवाने के लिए वो फ्यूल स्टेशन के पास आता है और आइरिस को एक कैप पहना देता है ताकि सब लोग उसके एक्सप्रेशंस ना देख पाएं। यहां पर आरिस अपने हाथों का पूरा जोर लगा देती है सीट बेल्ट को खोलने में, लेकिन बॉडी के पैरालाइज होने की वजह से उसके हाथ जितने हिल भी पा रहे थे वह भी बहुत बड़ी बात थी। यहीं पर वह एक लड़के को देखती है जिसकी उम्र लगभग उसके बेटे जितनी थी। इसे देखकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गई। यह बच्चा भी उसे देखकर पहचान लेता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है। इससे पहले कि वो आइरिस से कुछ पूछ पाता, उस बच्चे की मॉम उसे आकर यहां से ले जाती है। ये औरत पहचान गई थी कि यहां पर आरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने पीछे से पुलिस को भी कॉल कर दी और इस गाड़ी का नंबर भी उन्हें बता दिया। वो अब कार को ड्राइव करते हुए वहीं पर लेकर आया था जहां पर उसने अपनी कार को पार्क किया हुआ था। वो इस कार को वापस अपने घर की तरफ लेकर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि ऐसा करता, यहां पर पुलिस ऑफिसर आकर उसकी गाड़ी को रोक लेता है और उसे बताता है कि उसकी गाड़ी के बारे में एक कंप्लेन आई है। टीचर बड़ी कॉन्फिडेंस से उसे कहता है, नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहां पे सब नॉर्मल है, मैं बस अपनी वाइफ के साथ ट्रिप पर आया हूं। तो ऑफिसर कहता है, ठीक है, क्या मैं आपकी वाइफ से बात कर सकता हूं? आरस की शक्ल देखकर बच्चा भी कह सकता था कि उसके साथ कोई गड़बड़ थी। रिजल्ट ऑफिसर से कहता है कि वह बस स्ट्रंक है, इसीलिए वह ऐसी हरकतें कर रही है। इनकी बातों के दौरान किसी तरह आरस भी विंडो को नीचे करने में कामयाब हो जाती है। ऑफिसर ये देखते हुए उसके पास जाते हैं तो वह अपनी पूरी बॉडी का जोर सिर्फ हल्की आवाज में यह कहने में लगा देती है
कि हेल्प मी, और यहाँ पर सारी कहानी पलट जाती है। पुलिस ऑफिसर को वो इंजेक्शन भी उस ट्रक पे मिल जाता है जिससे रिचर्ड आयरिस को पैरालाइज कर रहा था, और ऐसे उसे समझ आ जाती है कि रिचर्ड ने हाइरिस को किडनैप किया हुआ था। इससे पहले कि वो उसे रेस्क्यू कर लेता, रिचर्ड को भी समझ आ गया कि गेम सारी पलटने वाली है। इसलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए उसने उसी ओल्ड मैन की तरह इस पुलिस वाले को भी मारना बेहतर समझा और एक बड़ी सी लोहे की चीज के जरिए उसके सर के ऊपर वार कर दिया। सिर्फ एक ही एट ने इस ऑफिसर का सारा काम तमाम कर दिया। वो मर गया, जिसके बाद उसने ऑफिसर को उठाकर उसकी कार में डाला और यह कार जला दी और पहले की तरह ही सारे सबूत मिटा दिए। अब आरिस बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी। मदद की सारी उम्मीदें और उसने छोड़ दी थी। जो भी करना था अब उसे खुद करना था। पैरालाइजिंग का इफेक्ट भी अब उसकी बॉडी से कम होता जा रहा था। उसके अंदर बोलने की भी ताकत आ गई थी, इसीलिए वो रिचर्ड से बातें करना शुरू करती है। वो जानबूझकर उसे इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जान गई थी कि रिचर्ड की एक बेटी भी है। लेकिन जो इंसान किसी को मार दे, किसी को किडनैप कर सकता हो, वो कैसे इमोशनल हो सकता है? जब रिचर्ड उसकी इमोशनल बातों में नहीं आया तो आरस ने वो इंजेक्शन उठा लिया। उसे इंजेक्शन अपने आप को बचाने के लिए रिचर्ड की टांग में स्टॉप तो किया, लेकिन वह इस इंजेक्शन को उसकी टांग में इंजेक्ट नहीं कर पाई। मेडिसिन रिचर्ड के अंदर गई नहीं और रिचर्ड हंसने लगा और उसने एरिस से कहा, बेचारी कितनी कमजोर हो ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, मैंने प्लान चेंज किया है। पहले मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाकर मारने वाला था, लेकिन वहां तो मेरी फैमिली आ रही है। अब मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें नदी में लेकर जाकर मारूंगा। वो बताता है कि पहले मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करना चाहता था, मुझे मजा आता तुम्हें ऐसा करने में, लेकिन अब मेरी फैमिली ने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया है। वो उसे लेकर नदी के किनारे आ जाता है और उसे घसीटते हुए एक बोट में बिठा देता है। आरिस आधे जिस्म की ताकत के साथ वहीं पर बैठी हुई थी। वो अपने आप को बचाने के लिए अभी भी कुछ ना कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे रिचर्ड की बैग में एक चाकू नजर आता है और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। वो यहाँ रिचर्ड के सामने रोने का ड्रामा करती है और रिचर्ड से कहती है कि मेरी पेन की पॉकेट में मेरे बेटे की फोटो है, मैं उसे आखिरी मर्तबा देखना चाहती हूँ। मरने से पहले क्या तुम मेरी पॉकेट से वो पिक्चर निकाल दोगे? रिचर्ड हंसा, लेकिन वो उसकी यह बात मानने को तैयार हो गया। उसके करीब आया और जैसे ही वह नीचे झुका तो आरिस ने बिना वक्त जाया कि उसके पीछे से चाकू बाहर निकालकर उसकी गर्दन से नीचे की तरफ से मुंह के अंदर स्टैब कर दिया। डेथ से वह पागल होने लगा। आरिस को मारने के लिए उसने अपनी गन निकाली, लेकिन आरिस ने उसकी गन ही छीन ली और उसी को शूट कर दिया, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर गिर गया। आरिस खुश थी, उसने अपने दुश्मन को मार दिया। एक किलर को उसने मार दिया। उसकी जान अब बच गई थी, लेकिन शायद मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि उसने देखा जिस बोट में वो इस टाइम थी उस बोट में गोली लगने की वजह से सुराख हो चुका था और पानी तेजी से बोट के अंदर भर रहा था, जिसकी वजह से आरिस भी इसी के अंदर डूबने लगी। वो हिल नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि आधी बॉडी उसकी अभी तक पैरालाइज। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि बॉडी के पैरालाइज होने की वजह से वो किसी मुर्दा लाश की तरह ऊपर आ गई और कुछ ही देर में उसकी बॉडी जैसे ही नॉर्मल हुई तो वो तैरते हुए किनारे तक पहुंच गई। वो हंसने लगी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपने आप को एक साइकोपैथ किलर से बचा लिया था। वो खुश थी, यहां से जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि डिटेड भी दूसरे किनारे से बचकर बाहर निकल आया है। वह उसे देखने के लिए उसके पास जाती है। वह अभी जिंदा था, लेकिन जख्मी था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। आरिस चाहती तो पुलिस को बुला सकती थी, लेकिन उसने अपना बदला लेना था। वो उसे वहीं पर तड़पता मरता छोड़कर यहां से चली आती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती।